वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस अपडेटेड रिवाइज सिलेबस। कन्फ्यूज़न की तरह नहीं कि पहले कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न थी कि मैंने सिलेबस गलत कराया या सही कराया। ये बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस फिर से मैं कह रहा हूँ, ये सब सिलेबस मुझे स्टूडेंट से मिलते हैं तो मैं डिस्कस करता हूँ। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो इस कोर्स को एनरोल कर चुका है, उसने अपना सिलेबस डिस्कस करना है, मुझे वो भेजता है तो मैं उसको आगे आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं सिलेबस उत्तराखंड के अंदर होने वाले असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, इस सिलेबस में क्या है कि बेसिकली यहाँ पर कितने यूनिट्स हैं। पहली बात तो देखो, इसके अंदर अगर आप नीचे तक सिलेबस देखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास 8 यूनिट्स हैं। इस 8 यूनिट के अंदर अकाउंटिंग के सारे पैरामीटर, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब चीज़ें कवर होती हैं। प्लस फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर होता है, ऑडिटिंग होता है, जो जो होता है मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ आपसे डिटेल में। और मेजोरिटी ऑफ यू प्लीज़ लिसन टू दिस प्रॉपरली, क्योंकि मैं बताता रहूँगा किस किस की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर प्लेलिस्ट नहीं भी है तो भी आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप नाम लिखो उस टॉपिक का और नाम लिखो नितिन गोयल, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। आई प्रॉमिस यू, अगर आप मेरे लेक्चर को अच्छे से अटेंड कर लोगे तो ये एमसीक्यूज निकालने बहुत मुश्किल आपके लिए नहीं होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिट 1 में क्या है? यूनिट 1 इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या आता है? अकाउंटिंग के कंसेप्ट, अकाउंटिंग क्या है, उसके कंसेप्ट्स क्या है, कन्वेंशन क्या है। तो अगर आप एक सिंपल लिखेंगे ना, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल लिखोगे, नितिन गोयल लिखोगे, तो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल की क्लास मिल जाएगी। बेसिक नॉलेज ऑफ फर्स्ट 6 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर आप गूगल पे लिखेंगे या सीए की वेबसाइट पे जाएंगे तो हमें बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, लेकिन आपको सिर्फ पहले 6 करने हैं। आपको सारे नहीं करने हैं, आपको पहले 6 करने हैं सिर्फ, उसके अलावा कोई नहीं करने। कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू, ये आपको समझ में आना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, रेवेन्यू कौन से होते हैं, कैपिटल इनकम कौन सी है, रेवेन्यू इनकम कौन सी है। सिर्फ आपने, मैं फिर बता रहा हूँ, इसके लिए भी आप सिर्फ नाम लिखिए कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड आइटम्स नितिन गोयल, एंड यू विल गेट सम बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस टॉपिक। अकाउंटिंग प्रोसेस, जस्ट ये सारे टॉपिक तो मैंने पूरे करा रखे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ टॉपिक का नाम लिख के नितिन गोयल लिखना आगे और आपको वो पूरी वीडियो मिल जाएगी। अकाउंटिंग प्रोसेस, जर्नल क्या होता है, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस। अच्छा, हिंदी वालों के लिए भी यही सब इंग्लिश में करोगे, हिंदी में आप कैसे करोगे? लिखा करके जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं वो यही वाला एग्ज़ाम है, असिस्टेंट अकाउंटेंट। फिर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसके लिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मेरा वो गेम समझ लोगे जिसको मैं शेर बकरी के हिसाब से सिखाता हूँ, तो अगर आपको कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इस सारे टॉपिक करा चुका हूँ, सिर्फ आपने लिखना है टॉपिक का नाम और नितिन गोयल, आपको टॉपिक मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ये सब। अगर बात करूँ पहले टॉपिक 1 2 3 4 5 6 प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट तक, तो 11th क्लास के टॉपिक है। पार्टनरशिप अकाउंट, एडमिशन एंड रिटायरमेंट, इसका मतलब है यहाँ पर वो डेथ और डिसोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, इंसॉल्वेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2 टॉपिक करने हैं, एडमिशन एंड रिटायरमेंट। तो हमारे कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, फंडामेंटल पे नहीं जाते। तो आपने क्या करना है, आपने मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12th अकाउंट्स, उसमें पार्टनरशिप के टॉपिक पहले चैप्टर से लेके रिटायरमेंट तक के आपने सारे पढ़ने हैं। अगर आप वो सारे पढ़ लेंगे तो आपको ये टॉपिक, आई एश्योर यू, कि कोई आपको डिफीट नहीं कर सकता। फिर आते हैं कंपनी अकाउंट्स, कंपनी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें आप लोगों ने, अगर आप 12th कर चुके हैं तो आपने पढ़ा होगा कंपनीज के अंदर शेयर इशू फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, कोलेटरल सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। इसके चैप्टर अभी मैंने नहीं बना रखे तो मेरे पास नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं धीरे धीरे इस टॉपिक को डालूंगा अभी रिसेंटली। तो इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, इशू ऑफ बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट्स, ये सब शेयर्स के बारे में बात करते हैं। देन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स, तो शेयर्स का छोड़ देते हैं, लेकिन गुडविल की वैल्यूएशन पे पूरा टॉपिक मेरा बना हुआ है, उसको आप लिख सकते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नितिन गोयल, एंड यू विल गेट दिस। बेसिक्स ऑफ एमैल्गमेशन एब्जॉर्प्शन, जब यहाँ पे बात करते हैं बेसिक्स की, तो बेसिक मतलब फंडामेंटल्स। इन डेप्थ आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं कि सारे मेथड समझाए जाएंगे एक एक करके क्या है क्या नहीं है, बिकॉज दैट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर अस। तो आपने सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पढ़ने हैं, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के हिसाब से, प्रैक्टिकल के हिसाब से शायद नहीं करने। यूनिट 3 आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली एक ब्रॉडर एरिया होता है, मैंने कवर नहीं करे टॉपिक इसके, क्योंकि इसकी ज़्यादा डिमांड अभी मेरे चैनल पे नहीं आई है, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि अभी आजकल मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, तो ये जब भी टाइम मिलेगा तो इसको शुरू करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अगर बेसिक फंडामेंटल देखेंगे तो सिर्फ आप लिखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट नितिन गोयल, एंड यू विल गेट अ बेसिक फ्रेमवर्क कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होता क्या है।
इसमें 3 हमारे पैटर्न हमें समझने होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट पैटर्न, दूसरा होता है फाइनेंसिंग पैटर्न, तीसरा होता है डिविडेंड पैटर्न। तो मतलब पैसा कहाँ लगाएं, पैसा कहाँ से आएगा, और जो देगा पैसा उसको हम क्या देंगे बदले में, तो वो डिविडेंड पार्ट। ये सब चीज़ें इसमें हम कवर करते हैं डिटेल में। तो फाइनेंस का फंक्शन क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी, लीवरेज। तो आपको सब कुछ कवर नहीं करना, आपको सिर्फ ये 5-6 टॉपिक कवर करने हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अब इसके मैक्सिमम टॉपिक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। जैसे यूनिट एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, आप सिर्फ लिखो कॉस्ट शीट नितिन गोयल, दैट इज यूनिट कॉस्ट। प्रोसेस कॉस्टिंग नितिन गोयल, यू विल गेट प्रोसेस कॉस्टिंग फुल। जस्ट इन टाइम अप्रोच के ऊपर वीडियो नहीं होती है, आप ऐसे लिखो जस्ट इन टाइम अप्रोच। बेसिकली जापान से आती है ये टेक्निक हमारे पास, कि जो काम दिया है उसको उसी समय पूरा करके दो जब आपने कमिटमेंट दी है, एंड देन यू कैन से जस्ट इन टाइम अप्रोच। जापान के अंदर मोस्ट पॉपुलर टेक्निक होती है, हर किसी के काम करने का तरीका यही होता है। डिसीजन मेकिंग कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इसके ऊपर मेरी बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है। आपने सिर्फ लिखना है मार्जिनल कॉस्टिंग नितिन गोयल एंड यू विल गेट योर वीडियो। रेशियो एनालिसिस के ऊपर मैंने 5 क्लासेस ले रखी हैं, 5 क्लास में पूरा रेशियो एनालिसिस खत्म कर रखा है। तो अगर आप ऐसे टॉपिक लिखते हैं रेशियो एनालिसिस इन 5 लेसन्स, यू विल गेट ए कंप्लीट प्लेलिस्ट, और लेसन 1, लेसन 2, 5 आप पूरे कर जाओ, आई एश्योर यू आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसके एमसीक्यू निकालने में। फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर वीडियो पूरी बना रखी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट पे मैंने इंग्लिश मीडियम में बना रखी है, तो नो नीड टू वरी, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि मेरी इंग्लिश समझ जाओगे आप। तो आपने फंड फ्लो स्टेटमेंट के जो पार्ट 1 पार्ट 2 वगैरह हैं वो कर लो उससे, और कैश फ्लो स्टेटमेंट की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे पास एक, अगर आप उस प्लेलिस्ट को कर लेते हो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका क्लियर अच्छे से आप कर सकते हो। कैश बजट एंड कैपिटल बजटिंग के ऊपर मैंने कोई टॉपिक नहीं बनाया है फिलहाल, लेकिन ये टॉपिक होते क्या है, कैश बजट आप बनाते हैं टू फाइंड आउट द डेफिशिट मंथ और सरप्लस मंथ्स अपनी कंपनी में बनाने के लिए। तो आप कितना पैसा आता है, कितना पैसा आएगा, मतलब अभी कुछ है नहीं, बजट है, एस्टिमेट्स के ऊपर काम करते हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, इसके अंदर बेसिकली क्या है कि मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा सकता बिकॉज हर सॉफ्टवेयर की अलग टेक्निक होती है, लेकिन हर सॉफ्टवेयर में कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं कि रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये टॉपिक आपको मिलेगा 12th क्लास का चैप्टर है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का। 12th क्लास में एक ऑप्शनल होता है, कुछ बच्चे ये लेते हैं कुछ बच्चे कुछ और लेते हैं, तो उसमें आप जाके सिर्फ एनसीईआरटी की बुक भी डाउनलोड कर लेंगे ना गूगल से, उसमें लिखा हुआ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंटायर थिंग थियोरेटिकली। इसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता, थियोरेटिकली सब कुछ करना होता है। ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन, अब ये टॉपिक मैं अपने आप को कहूँगा कि हाँ ये मेरी एक्सपर्टीज़ है, तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी रहा हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ। ऑडिटिंग की आपने एक प्लेलिस्ट है मेरी पूरी बनी हुई ऑडिटिंग की, आपने उसमें करीबन 10 चैप्टर मैंने कवर कर रखे हैं, बस वो उठा के आप पूरे पढ़ लो, ऑडिटिंग आपका क्लियर है। तो आपने क्या करना है, लिखना है ऑडिटिंग बाय नितिन गोयल, और आपकी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, पूरे प्लेलिस्ट आप पूरी सुनते चले जाओ। वो बाबा जी के ज्ञान की तरह मैंने पढ़ा रखा है पूरा का पूरा चैप्टर वाइज। तो आपने क्या करना है, सिर्फ उसको समझना है, सुनते चले जाओ। जैसे होता है ना कि आपके एग्जाम आ रहे हैं, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, चलो सुन लेता हूँ, तो सुनते चले जाओ, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटर क्या होता है, अपॉइंटमेंट क्या है, क्वालिफिकेशन, रिपोर्ट्स, ये सब चीज़ें आपको उसमें से क्लियर हो जाएंगी। आपको इन डेप्थ तो बहुत पढ़ना ही नहीं है उसके अंदर। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, तो यहाँ पे सिर्फ नाम पे मत जाना, डिटेलिंग है, फुल डिटेलिंग में है। हेड्स ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, रेजिडेंशियल स्टेटस, टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, टीडीएस, आपका एडवांस टैक्स, सब चीज़ें आपने मेरी एक प्लेलिस्ट देखनी है, इनकम टैक्स इंडिया नितिन गोयल, इनकम टैक्स इंडिया नितिन गोयल। ये प्लेलिस्ट में करीबन 57 से 60 वीडियोस में बना चुका हूँ आज तक, और अभी मैंने फिर से 2020-21 का दोबारा शुरू कर दिया पढ़ाना, वो भी मैंने उसमें डाल दिया है। तो अगर आप शुरू से लेकर एंड तक उसको पूरा समझ लेते हो, आपका इनकम टैक्स भी पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। जीएसटी की जहाँ तक बात करूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत डिमांड आ रही थी, लेकिन नहीं कर, बाद में डिमांड आनी बंद हो गई थी, तो 9 लेसन मैंने बना रखे हैं इसके, 9 डेज तक मैंने जीएसटी का लेक्चर बना रखे है। लिखो जीएसटी नितिन गोयल लिखोगे तो प्लेलिस्ट को लेके 9 डेज, पहले वो 9 डेज पूरे कर लोगे तो आई एश्योर यू क्योंकि फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे जीएसटी के बारे में। तो उसमें जितना ही चीज़ें यहाँ पे लिखी है ना, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी सब क्लियर कर रखा है, इंक्लूडिंग एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये सब मैंने वहाँ पे कर रखा है। होता क्या है, स्टेट, सेंट्रल, यूनियन टेरिटरी एंड आईजीएसटी, प्रोसीजर एंड रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, सप्लाई ऑफ गुड, ये सब मैंने करा रखा है। और इन डेप्थ मैंने नहीं कराया वो, लेकिन अगर आपके लिए यहाँ तक भी पढ़ लोगे, 9 दिन का भी समझ लोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्लियरली।
यहाँ तक हो गया अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन का काम खत्म। अब आते हैं बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपने 12th में मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, लेकिन ये मैनेजमेंट थोड़ा सा अलग चलेगा क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन लेवल का हमारा मैनेजमेंट जुड़ जाता है। जैसे इसमें मोटिवेशन थ्योरीज जुड़ जाती हैं, जैसे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, लीडरशिप स्टाइल, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। उसके अलावा मार्केटिंग मैनेजमेंट अगर आपने किया हुआ है तो ठीक, नहीं किया हुआ तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है बिकॉज कल को अगर आप जॉब करते हैं, मार्केटिंग की जॉब भी सोचते हैं, अकाउंटेंट बने तो वेरी गुड, नहीं बन पाए तो कुछ जॉब करोगे, या मार्केटिंग तो ऐसी चीज़ है जो कि बिना उसके तो हमारी दुनिया चलती ही नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये आपने 12th में पढ़ा हुआ है, चैप्टर था स्टाफिंग, तो उससे रिलेटेड है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एडिशन होता है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, रिक्रूटमेंट क्या है, सिलेक्शन क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, बेसिक्स पे चलना है आपको, बहुत इन डेप्थ नहीं जाना। तो आपको पढ़ना पड़ेगा और एमसीक्यू जितने हो सके उसको सॉल्व करने हैं। बिजनेस लॉ, इस बिजनेस लॉ के ऊपर पूरी मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे मैंने ऑडिटिंग की बना रखी है वैसे बिजनेस लॉ की बना रखी है। तो अगर आप उस प्लेलिस्ट को जैसे लिखो बिजनेस लॉ बाय नितिन गोयल, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट चेक करो एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक क्लियरली एंड प्रिसाइसली, और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। बिकॉज मुझे उस प्लेलिस्ट के ऊपर जितने बच्चे पढ़ते हैं बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मिलते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि शायद मैंने अच्छा पढ़ाया हुआ है और आपको समझ आ पाएगा। और ऐसे ही लेमन लैंग्वेज में समझाया, मैंने इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाया। It's not like that business law is a law which is enforceable by this and an agreement is to be there and contract has to be there, ऐसे नहीं पढ़ाया। मैंने सिंपली पढ़ाया हुआ है कि बिल्कुल बिजनेस लॉ क्या होता है, ऐसी जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ वैसे वैसे ही मैंने उसको पढ़ा रखा है। आई एम रियली हैप्पी कि बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो आपको पसंद आएगा, आपको अच्छे से स्कोरिंग का काम हो जाएगा। तो मेरे चैनल पे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आपको बिजनेस लॉ पूरा मिल जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट मिल जाएगा, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन पूरा मिलेगा, रेशियो एनालिसिस पूरा, फंड फ्लो पूरा, यूनिट एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग सब मिलेगा, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मिलेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा मिलेगा। मैं इसलिए ये नहीं बोल रहा कि मुझे अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए आपको बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे सामान ढूंढते रहते हैं, सिलेबस तो डिस्कस हो जाता है लेकिन हमें पता नहीं चलता पढ़ें कहाँ से। तो इसीलिए मैं अपने चैनल पे जो मैंने पढ़ा रखे हैं वो आपको बता रहा हूँ। बाकी तो बहुत सारे लोग हैं आपकी सेवा में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ। मैं भी दुनिया की सेवा को देख देख के 1-1.5 साल पहले इंस्पायर्ड हुआ कि चलो मैं भी करता हूँ, मुझे भी तो आता है, तो मैंने भी शुरू कर दिया। बच्चों को पसंद आ रहा है, आपको भी पसंद आ रहा है, इसीलिए आप मेरे से जुड़े हुए हो। तो अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज सिर्फ इतना ही पढ़ाना था आपको, प्लीज़ इस चैनल को प्रमोट करते जाओ और दोस्तों को शेयर करते चले जाओ। दैट इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट इस चैनल की, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे उतना मुझे खुशी होगी एज अ टीचर, एज अ मेंटोर। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, घर में रह के पढ़ाई करते रहो, बाहर ज़्यादा मत निकलना, कोई काम हो तो ही निकलना, ठीक है। स्टे सेफ, बाय बाय।